नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और आपके साथ मैं हूं प्रिया खरे। भारत डेली लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम एशिया के हालात पर राज्यसभा में मंगलवार को 21 मिनट बोले। उन्होंने कहा कि अमेरिका इजरायल की ईरान से जंग जारी रही तो इसका आगे दुष्परिणाम होगा। आने वाले समय में देश की सबसे बड़ी ये परीक्षा लेने वाली घड़ी साबित होगी। इसमें राज्यों का सहयोग जरूरी है। टीम इंडिया की तरह काम करने का होगा। उन्होंने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट में हमारे जहाज और भारतीय क्रू फंसा हुआ है, ये चिंताजनक है। हमारे व्यापार के रास्ते प्रभावित हो रहे हैं। गैस, तेल, फर्टिलाइजर्स जैसे जरूरी सामान की सप्लाई पर असर पड़ा है। सभापति जी, संकट की स्थिति में देश विदेश में भारतीयों की सुरक्षा हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता है। युद्ध शुरू होने के बाद से लेकर अब तक 3,75,000 से अधिक भारतीय सुरक्षित भारत लौट चुके हैं। ईरान से ही अभी तक 1,000 से अधिक भारतीय सुरक्षित वापस लौटे हैं। इनमें 700 से अधिक मेडिकल की पढ़ाई करने वाले युवा हैं। हमारी सरकार संकट के इस समय में पूरी संवेदनशीलता से काम कर रही है। सभी देशों ने वहां मौजूद भारतीयों की सुरक्षा का पूरा आश्वासन दिया है। हालांकि ये बहुत दुखद है कि हमलों के कारण कुछ भारतीयों की मृत्यु हुई है और कुछ घायल भी हुए हैं। ऐसे मुश्किल हालात में परिवारजनों को आवश्यक मदद दी जा रही है। जो घायल है उनका बेहतर इलाज सुनिश्चित कराया जा रहा है। सभापति जी, भारत का प्रयास है कि तेल हो, गैस हो, फर्टिलाइजर हो, ऐसे हर जरूरी सामान से जुड़े जहाज भारत तक सुरक्षित पहुंचे। लेकिन इस युद्ध से बनी वैश्विक परिस्थितियां अगर लंबे समय तक बनी रहती है तो गंभीर दुष्परिणाम तय है। इसलिए भारत ने अपनी रेजिलियंस बढ़ाने के लिए जो भी प्रयास बीते वर्षों में किए हैं उनको और गति दे रहा है। सभापति जी, कोई भी संकट हो, वो हमारे हौसलों और हमारे प्रयास दोनों की परीक्षा लेता है। देश ऐसे संकटों का बेहतर तरीके से सामना कर सके, इसके लिए बीते 11 वर्षों में निरंतर निर्णय लिए गए हैं। एनर्जी इंपोर्ट का डाइवर्सिफिकेशन ऐसे ही प्रयासों का हिस्सा है। पहले क्रूड ऑयल, एलएनजी, एलपीजी ऐसी एनर्जी जरूरतों के लिए 27 देशों से इंपोर्ट किया जाता था। वहीं आज भारत 41 देशों से एनर्जी इंपोर्ट करता है। बीते दशक में भारत ने संकट के ऐसे ही समय के लिए कच्चे तेल के भंडारण को भी प्राथमिकता दी है। हमारी तेल कंपनियां संकट के समय के लिए काफी मात्रा में पेट्रोल और डीजल का भंडार रखती हैं। बीते 11 वर्षों में 53 लाख मीट्रिक टन से अधिक का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व भी डेवलप किया गया है और 65 लाख मैट्रिक टन से अधिक के रिजर्व की व्यवस्था पर देश काम कर रहा है। साथ ही बीते दशक में भारत की रिफाइनिंग कैपेसिटी भी अच्छी खासी बढ़ाई गई है। मैं आपके माध्यम से सदन को और देश को ये आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत के पास क्रूड ऑयल के पर्याप्त स्टोरेज के
और निरंतर सप्लाई की व्यवस्थाएं है। सभापति जी, होर्मुज स्ट्रेट विश्व व्यापार के सबसे बड़े रूट्स में से एक है। विशेष तौर पर कच्चे तेल, गैस और फर्टिलाइजर से जुड़ा परिवहन इस क्षेत्र से बहुत बड़ी मात्रा में होता है। युद्ध के बाद से ही होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों का आना जाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमारी सरकार ने संवाद से, कूटनीति के माध्यम से रास्ते बनाने का प्रयास किया है। प्रयास ये है कि जहां से भी संभव हो वहां से तेल और गैस की सप्लाई भारत पहुंचे। ऐसी हर कोशिश के नतीजे भी देश देख रहा है। बीते कुछ दिनों में दुनिया के अनेक देशों से कच्चा तेल और एलपीजी से भरे जहाज भारत आए हैं। सभापति जी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। इस बार सरकार ने 1,03,700 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि इस बजट को लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ग्रीन बजट के रूप में तैयार किया गया है और इसी के तहत कुल बजट का 21% हिस्सा पर्यावरण के लिए निर्धारित किया गया। बजट में एजुकेशन के लिए 19,000 करोड़ का आवंटन किया गया। नई योजना में 10वीं क्लास में मेरिट में आने वाले सभी स्टूडेंट्स को लैपटॉप दिया जाएगा। वहीं 9वीं क्लास में पढ़ने वाले सभी बच्चियों को मुफ्त साइकिल दिए जाने की घोषणा की गई है। में भी हमने 70.3% रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए रखा है और 29.7% कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए इसमें आवंटित किया है, जो पिछले साल से भी ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर इस वर्ष हम करने वाले हैं। वर्ष 2025-26 के लिए टैक्स और जीएसडीपी रेशो 4.95% थी और वर्ष 26-27 के लिए यह प्रतिशत 5.09% रहने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष से बेहतर है, ज्यादा है। और इसी के साथ दिल्ली में रेवेन्यू सरप्लस 9,092 करोड़ रुपए का इस वर्ष रहने वाला है। अध्यक्ष महोदय, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि दिल्ली की जरूरतों को समझते हुए हमने इस बार दिल्ली के बजट पे कुछ विशेष प्रयास किए हैं और दिल्ली के बजट को इस बार हमने ग्रीन बजट के रूप में प्रस्तुत किया है, ग्रीन बजट के रूप में। और हर योजना को हमने ग्रीन लेंस से देखा है। इस बजट की हर नीति में पर्यावरण, हर योजना में प्रकृति और हर निर्णय में भविष्य की पीढ़ियों की चिंता समाहित है। इसलिए हमने पूरे बजट का 21% हिस्सा ग्रीन बजट के लिए आवंटित किया है इस बार, जो पर्यावरण को बेहतर करने में खर्च होगा। यह बजट शासन की सोच में एक ऐतिहासिक परिवर्तन है, जहां विकास और धरती मां के संरक्षण के बीच संतुलन साधा गया है, जो आज के वक्त। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को हाल की वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा घटनाओं के मद्देनजर और साथ ही भारत की रक्षा तैयारियों की समीक्षा करने के लिए एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में सीडीएस जनरल अनिल चौहान, एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, जनरल उपेंद्र द्विवेदी, एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अध्यक्ष समीर कामत और अन्य लोग भी उपस्थित थे। लैंड फॉर जॉब मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने लालू यादव की याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल कोर्ट ने लालू यादव की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने सीबीआई की एफआईआर रद्द करने की मांग की थी।
कोर्ट ने याचिका को मेरिट से रहित बताते हुए साफ कर दिया कि इस मामले में फिलहाल कोई राहत नहीं मिलेगी। अब सीबीआई की जांच जारी रहेगी, जिससे लालू यादव की कानूनी मुश्किलें और भी बढ़ सकती है। और सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक अहम फैसला सुना दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमें उच्च न्यायालय ने ईसाई धर्म और उसकी प्रथाओं को अपनाने वाले व्यक्ति को अनुसूचित जाति वर्ग के लाभ देने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कि हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म का पालन नहीं करता, वो अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं कहा जा सकता। इन धर्मों से इतर किसी और धर्म में जाने से उसका अनुसूचित जाति का वर्गीकरण तुरंत और पूरी तरह से खत्म हो जाता है। आज का जो जजमेंट है वो बहुत ही ऐतिहासिक जजमेंट है। ये जजमेंट ये ले डाउन कर रहा है कि SC/ST एक्ट में कौन कंप्लेंट फाइल कर सकता है। ये दलित क्रिश्चियन के ब्रॉड इश्यू जो पेंडिंग है उससे रिलेटेड नहीं है। ये जजमेंट इतना बता रहा है कि SC/ST एक्ट में जो कंप्लेंट फाइल होती है वो एक व्यक्ति जो SC/ST होगा वही फाइल कर सकता है। हमारे केस में फैक्ट्स ऐसे थे कि जो व्यक्ति था वो 10 साल पहले SC/ST छोड़ के क्रिश्चियन हो चुका था। इसीलिए क्वेश्चन आया कि अगर वो क्रिश्चियनिटी में चला गया है तो क्या वो SC/ST के स्टेटस में रहेगा। अगर वो SC/ST के स्टेटस में नहीं रहेगा तो उस कंडीशन में क्या वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है SC/ST एक्ट के अंदर। तो कोर्ट ने आज ये अहम फैसला दिया है और कोर्ट ने कहा है कि ये कंप्लेंट उसने जो फाइल करी थी वो मेंटेनेबल नहीं है। तो ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग को रिलेटेड है। ये डिसाइड करती है कि क्या उनकी कंप्लेंट आज फाइल हो सकती थी या नहीं। तो कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि क्योंकि आप कंप्लेनेंट जो था वो SC/ST से नहीं है, उसने क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट कर ली है, इसीलिए वो एक SC/ST के कैटेगरी में नहीं आएगा। जैसे सर ने कहा कि 1950 का कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर ये बताता है आपको कि कौन SCs और STs होंगे। अगर उस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर के डेफिनेशन में अगर आप नहीं आते हैं तो उस कंडीशन में आप एक दलित नहीं होंगे और इसीलिए आप फिर ये कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते। ये लाइन ऑफ जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के ऑलरेडी हैं कि SC जो कन्वर्ट हो चुके हैं क्या वो SC/ST माने जाएंगे कि नहीं। इसको लेके कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जजमेंट्स भी ऑलरेडी हैं जो इसी पॉइंट को अफर्म करते हैं। तो इसीलिए आज का जजमेंट जो है वो पहले के प्रीवियस बहुत सारे जजमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जजमेंट्स को रीअफर्म कर रहा है कि SC/ST कौन होगा। और अगर आप कन्वर्टेड हैं, आप 10 साल पहले कन्वर्ट हो चुके हैं, आपने SC/ST का स्टेटस छोड़ दिया है, तो फिर आप क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट करने के बाद दिल्ली की एक अदालत ने कश्मीरी अलगाववादी आसिया अद्राबी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। ये सजा उन्हें गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत दर्ज एक गंभीर मामले में दी गई है। अदालत ने अपने फैसले में आसिया अद्राबी को दोषी ठहराया। उन पर भारत विरोधी और अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा देने का आरोप था। ये मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ था। अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ये निर्णय लिया। आसिया अद्राबी को उनकी भूमिका के लिए आजीवन कारावास की सजा मिली है। इस फैसले को अलगाववादी तत्वों के खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। ये निर्णय देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के प्रयास का हिस्सा है। इस सजा के बाद आसिया अद्राबी को अपना शेष जीवन जेल में बिताना होगा। राजस्थान के धौलपुर में अवैध गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई जारी है। सदर थाना पुलिस ने चंबल नदी से अवैध रूप से बजरी भरकर ले जा रहे एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। हालांकि चालक मौके से फरार हो गया और उसकी तलाश जारी है। वहीं अवैध शराब के खिलाफ भी पुलिस सक्रिय हुई है और अलग अलग स्थानों से 20 लीटर हथकड़ शराब बरामद की गई है। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अवैध खनन और शराब तस्करी पर कड़ी नजर रखी जा रही है और अभियान जारी रहेगा। झालावाड़ के गंगाधर उपखंड से डरावनी खबर सामने आई है। कुमटिया गांव में एक पागल कुत्ते ने 2 मासूम बच्चों पर हमला कर दिया, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के दौरान विनय राज और रितेश घर के बाहर खेल रहे थे, तभी कुत्ते ने उन पर हमला कर दिया। बच्चों को परिजनों ने किसी तरह बचाया और प्राथमिक उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। एक बच्चे को आगे के इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है।
गांव में घटना के बाद दहशत का माहौल है और ग्रामीण प्रशासन से पागल कुत्तों को पकड़ने की मांग कर रहे हैं। नंदुरबार के शहादा तालुका में महावितरण विभाग की लापरवाही और कॉन्ट्रैक्टर्स की गैर जिम्मेदारी ने वर्कर्स की जान को फिर से खतरे में डाल दिया है। शहादा शहर के बाहर भावतात्या पेट्रोल पंप एरिया में बिजली के तार बिछाने का काम जारी है, लेकिन सुरक्षा नियमों की अनदेखी भी की जा रही है। बिना परमिट और सुरक्षा उपकरणों के वर्कर्स को जो काम पर लगाया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इंजीनियर और वरिष्ठ अधिकारी इस गंभीर मामले की जांच करने की जहमत तक नहीं उठा रहे हैं और इससे कहीं ना कहीं लोगों में खतरे का माहौल भी देखा जा रहा है। राजस्थान के भरतपुर में एसीबी ने रूपवास थाना में तैनात सहायक उप निरीक्षक प्रवीण कुमार को 12,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी ने एक मुकदमे में नाम हटवाने के लिए ये रिश्वत मांगी थी। शिकायत मिलने के बाद एसीबी की टीम ने जाल बिछाकर कार्रवाई की। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित सिंह के नेतृत्व में हुई इस गिरफ्तारी से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। एसीबी ने मौके पर आवश्यक सबूत भी इकट्ठे कर पूछताछ शुरू कर दी है। जो परिवादी है उसने शिकायत दी कि उसने उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज है और उसने भी जो है एक प्रकरण में वो मुस्तगीस है, उसने मुकदमा दर्ज करवा रखा है। तो दोनों का अनुसंधान जो है प्रवीण कुमार एएसआई थाना रूपवास के द्वारा किया जा रहा है और उस मुकदमे में जो है मुलजिम जो इनके खिलाफ मुकदमा है उसमें इनकी मदद करने के एवज में रिश्वत की मांग की जा रही है, जिस पर मुख्यालय के निर्देशानुसार सत्यापन करवाया गया। सत्यापन में डिमांड की पुष्टि होने के बाद में आज इसी के अनुसरण में इनको ट्रैप किया गया। 12,000 रुपये की राशि के साथ में राशि रिकवर हो गई है। कार्रवाई नंदुरबार जिले के शहादा शहर से बड़ी खबर सामने आ रही है। डोंगरगांव रोड पर कुछ अमीर प्लॉट होल्डर्स के द्वारा स्थानीय फुटपाथ और सिंचाई विभाग के नाले पर अवैध कब्जे की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि ये प्लॉट होल्डर मध्य प्रदेश के खेतिया का रहने वाला है। नागरिकों का कहना है कि अंग्रेजों के जमाने का ये फुटपाथ जानबूझकर तोड़ा जा रहा है। पैदल चलने वालों के रास्ते में बाधा डाली जा रही है और इससे हादसों का खतरा भी बढ़ गया है। वहीं छोटे वेंडर्स और रेहड़ी पटरी वाले भी इसी रास्ते पर निर्भर हैं, जिनकी रोजी रोटी अब खतरे में है। लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि वे तुरंत इस गैर कानूनी कब्जे को रोके और पैदल रास्ते की सुरक्षा सुनिश्चित करें। श्रीगंगानगर के गांव 11 जोइयावाली के एक किसान के खेत में पीआईए लिखा गुब्बारा मिला है। किसान मनप्रीत सिंह ने बताया कि खेत में पानी की बारी के दौरान उसने ये फूला हुआ गुब्बारा और उससे बंधी 3 फुट लंबी डोरी देखी। सूचना मिलने पर पुलिस थाना जैतसर की टीम मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। इंटेलिजेंस को भी इस संदिग्ध घटना की जानकारी दे दी गई है। संभावना जताई जा रही है कि गुब्बारा ईद पर्व के अवसर पर पाकिस्तान से उड़कर आया हो सकता है। क्षेत्र में पहले भी ऐसे गुब्बारे मिल चुके हैं जिन पर पीआईए लिखा होता है। राजस्थान के करीबन 12 जिलों की जनता ने राहत की सांस ली है। इंदिरा गांधी नहर में 45 दिन की बंदी तय हो गई है। राजस्थान के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए पंजाब ने 27 मार्च तक बंदी को टालते हुए इस अवधि में 10,000 क्यूसेक पानी पेयजल के लिए देने पर सहमति प्रदान की है। पंजाब की इस सहमति के बाद प्रदेश के करीबन 12 जिलों को राहत मिली है। इंदिरा गांधी नहर से प्रदेश के उक्त 12 जिलों के करीबन 1.25 करोड़ लोगों की प्यास बुझती है। इससे पहले पंजाब सरकार ने 20 मार्च से 3 मई तक 45 दिन की बंदी लेने का निर्णय लिया था, लेकिन राजस्थान सरकार ने आगामी महीनों में पड़ने वाली भीषण गर्मी को देखते हुए पेयजल को प्राथमिकता देकर बंदी अवधि को 10 दिन आगे टालने का सुझाव पंजाब को दिया था। और हनुमानगढ़ी से खबर है, भादरा पुलिस ने सलवार सूट पहनकर घूम रहे 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से धारदार हथियार और अवैध शराब बरामद की गई है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि 2 संदिग्ध व्यक्ति महिला के वेश में इलाके में घूम रहे हैं और उनके पास अवैध सामान हो सकते हैं। इस सूचना के आधार पर थाना अधिकारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर दोनों संदिग्धों को घेरा और पकड़ा। तलाशी के दौरान उनके पास से धारदार हथियार और लगभग 2 लीटर अवैध शराब बरामद हुई है।
पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट और आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर दिया है। आगे की जांच शुरू कर दी गई है। और उत्तराखंड से स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। बदलते मौसम की वजह से बीमार हो रहे गरीब मरीजों और नगर निगम कर्मचारियों के लिए नगर निगम परिसर में विशाल स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में निर्मल आश्रम अस्पताल, एम्स ऋषिकेश और दिल्ली के वेदांता अस्पताल से विशेषज्ञ डॉक्टर पहुंचे और लोगों के स्वास्थ्य की परीक्षण की। अब तक 1000 से अधिक मरीजों ने अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराया। लोगों को मुफ्त परामर्श के साथ दवाइयां भी वितरित की जा रही है। इस स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ महापौर शंभू पासवान और नगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल ने संयुक्त रूप से किया। शिविर का उद्देश्य बदलते मौसम के चलते स्वास्थ्य प्रभावित हुए नागरिकों को समय पर मदद देना है। देखिए, आज एक बृहद स्वास्थ्य शिविर का यहाँ आयोजन किया गया था, जिसमें नगर निगम के जो हमारे पर्यावरण मित्र हैं और जो कूड़ा बीनने वाले रैक पिकर्स हैं और इसके अलावा जो अन्य भी जनमानस है, उनके लिए यहाँ पे शिविर का आयोजन किया गया था। इसमें विशेष करके मेदांता हॉस्पिटल दिल्ली के द्वारा हमें सहयोग प्रदान किया गया और इसके साथ साथ एम्स हॉस्पिटल, एसपीएस जो हमारा सरकारी हॉस्पिटल है, निर्मल हॉस्पिटल और सभी हॉस्पिटलों से लगभग यहाँ पर 14 डॉक्टरों के द्वारा प्रतिभाग किया गया। सभी स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, जिसमें चर्म रोग है, हड्डी विशेषज्ञ है, आपका इससे हार्ट से संबंधित है, नीरो है। मैं मेदांता नोएडा से आया हूँ और यहाँ पे ऑर्थोपेडिक्स के जो भी पेशेंट्स हैं उन्हें देखने आया हूँ। यहाँ काफ़ी मरीज एडवांस स्टेज में बूढ़ी बुजुर्ग आए हैं, जिनको पीठ में दर्द, घुटनों में दर्द, कुछ यंग लोगों जिनको स्पोर्ट्स की इंजरीज हैं, ये सारे पेशेंट्स आते हैं। हम यहाँ पे आज निःशुल्क कैंप ले रहे हैं इनका। काफ़ी मरीज हैं जो इवन सर्जरीज लाइक घुटने बदलना, कूल्हे बदलना, ये सारे पेशेंट्स जिनको ऐसी रिक्वायरमेंट है कि अभी घुटने बदलने चाहिए, ऐसे काफ़ी पेशेंट्स। यहाँ पे नगर निगम कैंप में 14 डॉक्टर आ रखे हैं, जिनमें से एक सुपर स्पेशलिस्ट में हूँ। बढ़ चढ़ के लोग अपनी जांचें कराने और स्वास्थ्य के लिए इवैल्यूएट कराने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। टेस्ट में हमारे पास ब्लड शुगर, पीएफटी यानी फेफड़े की जांच, ब्लड प्रेशर और शुगर, इन सब की जांचें हैं। उसके अलावा जो भी लोगों को बीमारी है, जिनका इलाज पहले से चल रहा है या नहीं चल रहा है, उनके लिए वो विभिन्न स्पेशलिस्ट को दिखा के अपनी दवाइयाँ ऑप्टिमाइज करवा पा रहे हैं, सलाह राय ले पा रहे हैं और जिन पेशेंट्स को आगे चल के अस्पताल की आवश्यकता है उनको हम उसके हिसाब से भी गाइड कर रहे हैं। ये नगर निगम के तरफ से स्वास्थ्य शिविर लगा हुआ है और इसमें फुल बॉडी चेकअप के लिए है, जिसमें आप शुगर से लेके बीपी से लेके और आप बड़े बीमारियों तक भी कह सकते हैं, जैसे कैंसर जैसे बीमारी के भी यहाँ पे डॉक्टर लोग आ रखे हैं। आप वेदांता दिल्ली से भी आ रखे हैं, एम्स से भी आ रखे हैं, निर्मल हॉस्पिटल से भी आ रखे हैं, सीमा डेंटल से भी आ रखे हैं, देहरादून से भी आ रखे हैं, बहुत सारे। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।